जब 90% लोग इस देश के मांगने की बात कर रहे हैं तो उसके बाद में देने वाला कौन है, ये क्लियर नहीं हो पाया। तो सर छोटूराम जी ने जो बात कही थी कि दुश्मन को पहचान, तो अब तक भी मैं समझता हूँ कि अभी भी कहीं न कहीं कमी है कि हमारे सारे के सारे किसान भाई जो है अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान पाए हैं। मामला ठीक है, आरएसएस तक के आया है, बीजेपी तक आया है, कॉरपोरेटर तक आया है, यहाँ तक भी कुछ हद तक बात यहाँ मनुवाद की भी आ रही है, लेकिन अभी तक भी जो क्लियर जो दुश्मन है उसका अभी तक किसी को आइडेंटिफाई नहीं है, जिसकी वजह से आज भी ये अफरा तफरी मची हुई है। आइए मिलते हैं ताराराम मेहरा जी से, ये राजस्थान से आए हैं, पूछते हैं इनसे किसान आंदोलन के बारे में। मैं ताराराम मेहरा वैसे राजस्थान से हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में ही हूँ और पूरा देश में अपना कार्यक्रम है, काम है, संगठन है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जय मूल निवासी जी, आप पंजाब से हैं, आप राजस्थान से हैं। तो क्योंकि हम लोग जिस तरीके से पूरे जहाँ पर भी अभी बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर हैं, जहाँ पर सब जगह पर पड़ाव डाले हुए हैं हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के, और प्रत्येक जगह पर हम संभाल रहे हैं। यहाँ पर बहुत वीआर होने की वजह से हम लोगों ने यहीं पर इसको रखा हुआ है। और जिस दिन ये 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन से हमारा समर्थन दे दिया गया था और 22 दिसंबर से हमने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का फैसला किया था, जिसे आज 1 महीना पूरा हो गया, 23 तारीख है आज, और ये लगभग आज की तारीख में दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। नाना साहब, क्या लगता है, आप लगातार शोषित समाज की आवाज़ को उठाते आ रहे हैं, आप बामसेफ के भी सक्रिय सदस्य रहे हैं, क्या लगता है पिछले लगभग 2 महीने से सरकार के ऊपर दबाव बना पाने में तमाम संगठन कहीं ना कहीं कुछ कोर कसर आपको लगती है? ऐसा है ना कि जिस तरीके से राष्ट्रीय मूल निवासी संघ कह दें या बामसेफ कह दें, ये सारी चीज़ वही है कि विचारधारा का जो चल रहा था, ये जन जागरण का कार्यक्रम था और तकरीबन पिछले 40-45 साल से ये कार्यक्रम लंबे अरसे से चल रहा था। उसी का परिणाम है कि आज ये किसान भी आज आंदोलित हैं, वे अपने हक अधिकारों के बारे में जानने लगे। नहीं तो इससे पहले भी कई बार उनके हक अधिकारों पर चोट की गई है, लेकिन उनको जानकारी ना होने की वजह से वो नहीं हुआ। जैसा कि 78 के अधिनियम 2 के तहत जो किसानों का ज़मीन का मालिकाना हक जो छीन लिया गया था, लेकिन जानकारी के अभाव में अब तक उसके बारे में आंदोलन नहीं हुआ। और अभी जब जिनकी ज़मीन को लेकर के छीन करके कह दें कि वो जो ज़मीन के मालिक गवर्नमेंट हो गई थी, गवर्नमेंट अब कॉरपोरेटर को देने की बात कर रही है, यानी कि इनसे कब्जा छुड़ाने की बात कर रही है, तो ये लोग आंदोलित हुए हैं, ये अच्छी बात है। हम लोग लंबे अरसे से इनको जगाने का प्रयास कर रहे थे हक अधिकारों के बारे में, लेकिन कुछ वजह से, कुछ परिस्थितियां थी, कुछ जो सिस्टम इस देश के अंदर चल रहा है पहले से ही, वर्ण व्यवस्था का, ऊंच नीच भेदभाव का, जाति का, धर्म का, उसके आधार पर बंटे हुए लोग थे। तो वो कभी भी कुछ भी, जैसे बामसेफ है, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, कोई इस तरीके का जन जागरण का कार्यक्रम या फिर आंदोलन करता था तो वो समझते थे कि ये तो सिर्फ इन्हीं लोगों का है, इन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन आज उनको पता चला कि आज ये समस्या हमारी भी है। तो ये आंदोलन जो है किसानों ने अभी शुरू किया, उसके साथ साथ हम लोगों का जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ बामसेफ है या जो भी फूले अम्बेडकरी विचारधारा के जो भी संगठन है, उन तमाम फूले अम्बेडकरी संगठनों ने भी इसको समर्थन दिया हुआ है और पूरी तरह से इसको सफल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर छोटूराम जिस तरह से किसानों को जोया करते थे, आपको लगता है कि क्या उस विचारधारा पर देश की आज़ादी के 72 साल बाद भी काम हो पाया है? नहीं हो पाया है। उसकी वजह ये थी कि शायद सर छोटूराम जी ने ये बात कही थी कि हे किसान, मेरी 2 बातें मान, पहला बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। तो दुश्मन को पहचानने वाली जहाँ बात आई, वहाँ पर एक समस्या हो गई कि दुश्मन एक्सपोज नहीं हो पाया, या फिर उन्होंने एक्सपोज किया भी होगा तो बाद में, उनके जाने के बाद में इनको दबा दिया गया कि कौन दुश्मन है। आज भी हमारे लोगों को दुश्मन का पता नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, इस देश के अंदर 52% ओबीसी है, लेकिन 52% ओबीसी आज सड़कों पर है, ठीक है, वो भी मांगने का काम कर रही है और अपने हक अधिकार बचा नहीं पा रही है। इसी तरीके से 22.5% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और वे लोग भी मांगने का ही काम करते रहते हैं, यानी कि उनके पास भी देने को कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग कहें कि माइनॉरिटी के लोग, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वे लोग भी अपने हक अधिकारों के लिए हमेशा सड़कों पर या मांगते रहते हैं या कहीं न कहीं पर। हमें ये नहीं समझ में आया है आज दिन तक कि आखिर देने वाला कौन है। जब 90% लोग इस देश के मांगने की बात कर रहे हैं तो उसके बाद में देने वाला कौन है, ये क्लियर नहीं हो पाया। तो सर छोटूराम जी ने जो बात कही थी कि दुश्मन को पहचान,
तो अब तक भी मैं समझता हूं कि अभी भी कहीं न कहीं कमी है कि हमारे सारे के सारे किसान भाई जो है अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान पाए हैं। मामला ठीक है आरएसएस तक के आया है, बीजेपी तक आया है, कॉरपोरेटर तक आया है, यहाँ तक भी कुछ हद तक बात यहाँ मनुवाद की भी आ रही है, लेकिन अभी तक भी जो क्लियर जो दुश्मन है उसका अभी तक किसी को आइडेंटिफाई नहीं है, जिसकी वजह से आज भी ये अफरा तफरी मची हुई है। अच्छा, मैंने बहुत से किसान भाइयों से बात की है, उनका कहना है कि इस बार हम मोदी सरकार को दोबारा पुनः सत्ता में नहीं लाने देंगे, लेकिन चूंकि मोदी सरकार ईवीएम के एजेंडे को लेकर आई है, लेकिन ईवीएम पर बात करने पर कहीं उदासी सी मुझे दिखाई देती है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जिस तरीके से संवैधानिक बात है, संवैधानिक बात के अंदर कोई भी सरकार, जब देश की सरकार होती है, केंद्र सरकार जिसको कहा जाता है, उसकी पहचान किसी व्यक्ति से नहीं होती है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से होती है। जब ये सरकार बन करके आती है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बन जाए, प्रधानमंत्री देश का कोई भी बन जाए, लेकिन वहाँ उसका जो संवैधानिक नाम होता है वो होता है भारत सरकार या फिर केंद्र सरकार, इस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार को जिस तरीके से स्थापित किया गया, पहली बार मोदी सरकार के नाम से प्रसारित किया जा रहा है। और जैसा कि 2014 के इलेक्शन के समय में भी उनको प्रस्तापित किया, तब भी यही कहा था अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। तो यहाँ की संवैधानिक मामले को तो इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया और एक व्यक्ति को ही इन्होंने हीरो बनाया। तो ये समझने वाली बात यहाँ ये है कि जब व्यक्ति को हीरो बनाया, और भारत अभी भी जो मैं देख रहा हूँ कि पूरे के पूरे जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे शिंगू बॉर्डर है, टीकरी है, या यहाँ मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, और शाहजहाँपुर में हमारा पड़ाव है, हम ज़्यादातर वहीं रह रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पर मोदी को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मोदी कुछ भी नहीं है इस मामले में। मोदी एक मोहरा है और मोदी को एक आगे कठपुतली की तरह रखा हुआ है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि मोदी और अमित शाह दोनों ही भारत के सबसे बड़े अपराधी हैं, और अपराधियों को आरएसएस इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि उनको मालूम है, वो सीधा ये दिखाते हैं कि आसाराम के पास जाना है या फिर हमारे इशारे पे काम करना है। तो उन्होंने जानबूझ करके उनको हीरो बनाया है और हीरो बना करके रखा है। तो आज हमारे लोग भी सीधा उसी को भला बुरा कह रहे हैं, कोस रहे हैं, चाहे गाली दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है जो नरेंद्र मोदी को अपने इशारे पर जो है नचा रही है, या उसके द्वारा इतने खतरनाक इस देश के और राष्ट्र कह दें या फिर जनता के प्रति विरोध में ये कानून जो बनवाए जा रहे हैं, ये बनाने वाले कोई और है, नाम उनका आ रहा है, क्योंकि इसीलिए किया गया, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। मैं तो ये बात की स्पष्ट कहता हूँ, उसको कपड़े पहनने से फुर्सत नहीं है, उसको रोटी खाने से फुर्सत नहीं है, उसको अपनी हीरोगिरी दिखाने से फुर्सत नहीं है, उसको घूमने फिरने विदेशों की यात्राओं से फुर्सत नहीं है। कब बैठ करके ऐसे ड्राफ्ट बना लिए होंगे उसने? नहीं, ड्राफ्ट बनाने वाले कोई और होते हैं, वो इसके एक्सपर्ट लोग होते हैं, वही करते हैं, लेकिन इसको आगे रखते हैं। आगे रखना था, इसीलिए पहले हीरो बनाया, और आज अगर जीरो भी बन रहा है तो नरेंद्र मोदी बन रहा है। लेकिन ये जो काम हो रहा है, ये सारा का सारा आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। ये चीज़ हमको समझनी होगी, बहुत भली भांति समझनी होगी, और आरएसएस नाम के संगठन के ऊपर किसका कंट्रोल है, कौन उसको चलाते हैं, इसको भी बारीकी से समझने की। एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आया है किसान आंदोलन में। 17 तारीख को 10,000 से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे, माटी कलश यात्रा उन्होंने निकाली, और सैकड़ों संगठनों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि दलितों के पास मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी जमीन होगी कि वो किसान होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समर्थन दिया। क्या वजह आपको लगती है? देखिए, जो संगठन के लोग यहाँ पर उस दिन आए थे, मैं खुद भी एक दिन बाद में यहाँ आया था, और मुझे इस सवाल को फिर एक बार और भी झेलना पड़ा था। तो मैंने क्लियर किया था उस बात को कि सवाल बनता है, बिल्कुल सवाल बनता है, और उसका सवाल का जवाब भी बनता है। इसलिए मैं आपको भी इस बात का जवाब दे दूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, कि जिस तरीके से हमारे लोग यहाँ आए थे, उनके अंदर चाहे वो ज़मीन उनके पास, कईयों के पास ऐसा था, जो कई जो लोग आए थे उनके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं थी, ठीक है। और जिस तरीके से कहा जाए SC ST संवैधानिक शब्द है, उसके मुताबिक कहूँ तो बहुत ही कम SC ST के लोगों के पास में ज़मीन है, या फिर अल्प जिसको कहा जाता है छोटे किसान है वो, लेकिन दर्द उनके अंदर भी इतना ही है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से जन जागरण चलाया जा रहा है इस देश के अंदर, उस जन जागरण के तहत जो संवैधानिक अधिकारों की जानकारी, चाहे फूले अम्बेडकरी मिशन की जानकारी, चाहे हमारे संतों महापुरुषों की जानकारी, सबसे ज़्यादा ये जानकारी अम्बेडकरी लोगों को है, ठीक है ना। इसीलिए अम्बेडकरी लोगों ने ये सोच करके कि आज दिन तक हमारा जो बड़ा भाई है OBC, वो सड़कों पर नहीं आया था। कई वजह हुई, कई आंदोलन इस देश में हुए, लेकिन उन्होंने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। जब पहली बार ऐसी ज़रूरत महसूस हुई है और उनके ही अधिकारों पर चोट हुई है और वे सड़कों पर है, तो हम लोगों को इसमें सूझ और सावधानी से काम लेते हुए, समझदारी से काम लेते हुए इनका साथ सहयोग देना चाहिए। ऐसा करके हमारे जो 10,000 से ज़्यादा लोग बनते जी के जो नेतृत्व में यहाँ पर जो रैली निकाली, कलश यात्रा निकाली,
निकाली, 72 जिलों की माटी ला करके, जिस तरीके से हुआ। लेकिन यहाँ मुझे सुनने में आया कि जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचे तो जय भीम के नारे लगे, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा जो है अटपटा लगा, ठीक नहीं लगा होगा। ठीक है, क्यों लगा उसका भी कारण हमें समझना होगा। वो दोषी वो नहीं है जिनको बुरा लगा, क्योंकि उनको न तो भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया, बाबा साहब के बारे में, न संविधान के बारे में बताया गया, न उनके अपने हक अधिकारों के बारे में बताया गया, और न ही उनको अपने इतिहास के बारे में बताया गया। जब उनको अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है तो उन्हें क्या पता किसने किसके लिए किया। बाबा साहब अंबेडकर ने, मैं इसी जगह से उस दिन बात कही थी कि बाबा साहब अंबेडकर को अगर ओबीसी के लोगों का ख्याल नहीं होता तो क्या संविधान के आर्टिकल 340 में वो उनके लिए प्रावधान करते? सबसे पहले, जबकि 41 और 42 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का किया, और 40 में पहले उन्होंने किया। इस बात को भी उनको जानकारी न होने की वजह से वो समझते हैं कि ये तो सिर्फ दलितों के नेता थे, दलितों के लिए किया, दलितों को आरक्षण दिया, ऐसा वो मानते हैं। ऐसा प्रसारित किया गया और वो जानबूझकर प्रसारित किया गया। अगर संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है भारत का, और भारत से कम 50 से ज़्यादा कंट्री ने इस संविधान को ले जाकर अपने संविधान बनाए हैं, एडॉप्ट किया है, तो अगर ऐसा माना जाता है तो क्या ये भारत के लोगों को पढ़ाना अनिवार्य नहीं था? इतनी बढ़िया चीज़ भारत के अपने लोगों को क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्योंकि कुछ लोग थे जो इस संविधान से सहमत नहीं थे, और वे कभी भी नहीं चाहते थे कि संविधान जो है इस देश में लागू हो। इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 के दिन एक नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैठ करके ये प्रस्ताव पास किया था कि भारत में जो संविधान लागू हो रहा है, ये संविधान हमारा नहीं है, हम मनुस्मृतियों को ही हमारा संविधान मानते हैं और उनको मानते रहेंगे, और उन्हीं को हम लोग देर सवेर इस देश में लागू करेंगे। साथियों, मैं हूँ इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर, ताराराम मेहना हमारे साथ हैं, और राजस्थान से वो आए हैं इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए। एक आखिरी सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ताराराम जी, देश की आज़ादी के लगभग 70-72 साल बाद पहली बार ओबीसी पूरे देश के अंदर जागृत हुआ है, और इतना बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन के रूप में ओबीसी समाज खड़ा हुआ है। हालांकि उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर SC ST OBC माइनॉरिटी और कुछ हद तक जनरल कैटेगरी भी साथ में है। जो मानवतावादी लोग हैं वो किसान आंदोलन में उनके साथ में है 90%। क्या कहेंगे, इस आंदोलन के माध्यम से ओबीसी समाज जाग रहा है, अपने हक अधिकारों को पहचान रहा है, और इस आंदोलन से पूरे देश के अंदर संविधान के प्रति एक जागृति बढ़ी है? देखो, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है, आखिर में किया तो भी, लेकिन इसका जो यही है कि ओबीसी जाग रहा है। दुनिया में कहीं पर भी एक सिस्टम है कि बच्चा भी तभी रोता है जब उसको कोई चोट लगती है या भूख लगती है, या फिर उसका कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब शोषण ऐसा कुछ लगता है, तभी होता है ना। यहाँ पर भी वही स्थिति है कि जब तक किसानों पर, यानी कि ओबीसी भाइयों के ऊपर किसी प्रकार की ऐसी कोई चोट नहीं हुई, तब तक वो इस आंदोलन का एक तरह से कहा जाए तो आवश्यकता उनको महसूस नहीं हुई। लेकिन जिन जिन लोगों को उनकी आवश्यकता महसूस हुई, उन्होंने पहले किए, तो ये हक और अधिकार जब खत्म होने लगते हैं तभी लोग सड़कों पर आते हैं। तो जिन लोगों के हक अधिकार समाप्त अब हो रहे हैं, या फिर कर दिए गए, या फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कुछ भी कहा जाए, तो आज इनको जाग लगी है। अच्छा है, जाग लगी, देर से लगी कोई बात नहीं है, लेकिन लगी तो सही। अब जाग लगी है तो अब निश्चित तौर पे ये रुकने वाला मामला नहीं है। अगर अभी 2 महीने पूरे होने आए, 26 तारीख को 2 महीने होंगे। 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, जिस दिन संविधान भारत के अंदर संविधान सभा में एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी जिस दिन ये संविधान देश में लागू किया गया, ये दोनों ही दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 2 महीने के अंतराल में जितना प्रचार इस देश के अंदर हुआ है, ओबीसी में जागरण आया है, और अपने दुश्मन के प्रति कुछ ना कुछ उनको ज़रूर जानकारी हुई है कि भाई आज कौन व्यक्ति है जो हमारे बीच में यहाँ नहीं खड़ा है, हमारी मदद नहीं कर रहा है, और कौन सा वर्ग है जो यहाँ लंगर लगा रहा है, चाय पिला रहा है, सेवा कर रहा है। इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने कई बार कहा है लोगों से कि भाई जिन मंदिरों को आप लोगों ने करोड़पति बनाया, सोने की ईंटें लगवाई, लेकिन वहाँ से कोई भी आपको सहायता नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन मुसलमान आपकी सहायता कर रहे हैं, क्रिश्चियन आपकी सहायता कर रहे हैं, सिख तो खड़े ही खड़े हैं, उन्होंने शुरुआत की है, उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो जागरण हुआ है, और हमने इसको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नाम दिया था, 1 महीना कल पूरा हो गया है। अब हमने इस आंदोलन को, चूँकि मुझे पता है, मैं इस देश के अंदर पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं हम लोग इस मिशन के अंदर, तो हमें पता है कि ये आंदोलन सफल कैसे होगा। मैं बार बार अपील कर रहा हूं अपने यहाँ के नेताओं से भी, जो आगे अग्रणीय हैं, जो काम है, कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनसे भी मैं अपील कर रहा हूं। और जहाँ तक है कि उन्होंने मेरी बात को सुना है और वो अभी इसको स्वीकार भी करने लगे हैं कि कल हमने शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भारतीय संविधान का एक बड़ा प्रतीक लगा करके, 6x8 का बड़ा प्रतीक वहाँ लगा करके, उनको इस संविधान आंदोलन को संवैधानिक
आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पे जब ये आंदोलन संवैधानिक आंदोलन बनेगा तो इस देश के इस आंदोलन में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान के बारे में जानेगा। जो नहीं जानता है वो सवाल करेगा, सवाल करके पूछेगा भाई क्या संविधान है, संविधान में क्या चीज़ है, हमारा राइट कौन से आर्टिकल के तहत है, किस आर्टिकल में हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, ये तमाम चीज़ जानेगा। तो इस आंदोलन से एक बहुत बड़ा काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि इस संविधान के बारे में लोगों को जानकारी हुई है। इस आंदोलन के मंचों पर एक महीना पहले, तकरीबन एक महीना पहले कोई भी संविधान का नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति अपने स्पीच में संविधान का नाम लेता है, संविधान के जयकारे लगाता है, यानी संविधान के बारे में लोग जागृत हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो सबसे बड़ी बात कहूँ कि दूसरी बात वो ये हुई है कि यहाँ जो भाईचारा बना है, अब यहाँ पर ना तो धर्म रहा है, कोई धर्म की दीवार खड़ी है, ना कोई जात की दीवार खड़ी है, ना कोई पढ़े लिखे या अनपढ़ की दीवार खड़ी है। यहाँ युवा से लेकर के बुजुर्ग तक और यहाँ तक कि बेरोजगार से लेकर के एम्प्लॉयज़, कर्मचारी और अधिकारी तक इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन के साथ साथ संवैधानिक आंदोलन बन चुका है। क्या लगता है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में जब उन्होंने दिल्ली में घेराव किया था, आप उस आंदोलन में थे, ऐसा मुझे किसी ने जानकारी दी है। उस आंदोलन को और इस आंदोलन को, दोनों की परिपाटी भविष्य में आप क्या देखते हैं? देखिए, जो आंदोलन महेंद्र सिंह जी ने उस समय किया था, उस आंदोलन को हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ किसी एरिया वाइज या फिर कह दें कि किसानों मात्र तक सीमित रहा था। लेकिन इस आंदोलन को, चूंकि हम पहले कह चुके हैं कि इस आंदोलन को हमने अन्नदाता का आंदोलन नहीं रहने दिया है, इस आंदोलन को हमने अन्न खाता का आंदोलन बना दिया है। जो व्यक्ति अन्न खाता है वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा, नहीं बना है वो कुछ समय में बन जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो चोट होने वाली है वो सबसे बड़ी चोट उपभोक्ताओं पर होने वाली है। किसानों पर तो हो ही गई है, इसको तो कोई कहने की बात नहीं है कि उनका तो बिल ही बन गया, सब कुछ हो गया, सारा उनकी जमीनें हड़पने का मामला सब कुछ हो गया है। इंप्लीमेंट होने में 4 से साल, 5 साल, 10 साल लग सकते हैं, ये लग सकते हैं, लेकिन हो गया है। लेकिन अभी तक उन उपभोक्ताओं को मालूम नहीं है कि जब ये भंडारण होने के बाद में जब तुम्हारे पास में माल आएगा और तुम जब खरीदने जाओगे, उस समय जो किसान से 10 रुपये किलो खरीदा हुआ चावल गेहूँ जब तुम्हें 100 रुपये में मिलेगा, और उस समय हाँ, और उस समय आपकी मजदूरी जो है वो वर्क टाइम तो 12 घंटे हो ही गया है, 12 घंटे का आपको जब 100-200 रुपया मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन में, बेरोजगारी में हर आदमी कहेगा मुझे 100 रुपये में नहीं 90 में काम पे लगा दो, तो जो 100 रुपया दिहाड़ी कमा कर आएगा वो किलो चावल या किलो गेहूं ले जाएगा, क्या खाएगा वो? तो इसलिए हमने अब ये तय कर दिया है कि आंदोलन जो है ये आम उपभोक्ता का आंदोलन यानी अन्न खाता का आंदोलन हो गया है। इसलिए उस आंदोलन में, इस आंदोलन में इतना फ़र्क मानता हूँ कि उन्होंने भी उससे बहुत मेहनत की, और मेहनत नहीं की होती तो शायद इस आंदोलन का भी रूप, आज उनके बेटे भी इसमें अग्रणी रूप से लगे हुए हैं। तो महेंद्र जी टिकैत साहब ने जो आंदोलन खड़ा किया था वो एक कह सकते हैं कि नींव थी, एक प्लेटफॉर्म बना था, और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आज पूरे राष्ट्र का आंदोलन खड़ा है। और अब ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है, आम जन का आंदोलन बन चुका है, जन जन का आंदोलन बन चुका है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने